हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे टारगेट करेंगे एमपी टेट को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बीने, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जीन पियाजे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक ईएल थॉर्नडाइक महोदय थे। ठीक है। और बीने किसके थे? बीने थे एकल कारक सिद्धांत के। और जीन पियाजे किसके थे? संज्ञानात्मक विकास के। और हार्वर्ड गार्डनर किसके थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है जीन पियाजे, बी में है टर्मन, सी में है थॉर्नडाइक और डी में है बीने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, जिन्होंने बताया था कि बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें टर्मन के बारे में बोल रहा है, तो टर्मन के बारे में भी आप जान लीजिए। टर्मन महोदय बताए थे कि बुद्धि अमूर्त विचार के बारे में सोचने की योग्यता है। और थॉर्नडाइक महोदय बताए थे कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। और बीने महोदय बोले थे कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन? तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जीन पियाजे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए में है व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी में है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी में है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है। क्योंकि थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही क्या दिया था? प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है भाषा वह घटक है जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है अर्थ विज्ञान, बी में दिया हुआ है स्वर विज्ञान, सी में है व्याकरण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर विज्ञान। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है तथा शरीर के समान सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, वह कौन है? ऑप्शन में दिया है यौन ग्रंथि, बी में दिया है थायराइड ग्रंथि, सी में दिया हुआ है मूत्र ग्रंथि और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहलाता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है और यह हार्मोन जारी करता है और यह क्या करता है? शरीर को तापमान को भी बनाए रखता है और यह समान शरीर सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इनमें से कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। ए में है भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, बी में है भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, सी में भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है और डी में भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि भावना जन्म के तुरंत बाद उत्पन्न हो जाती है तथा भावनाओं का
स्त्री रूप बचपन में देखा जाता है। ठीक है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, एक बाह्य शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरे से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाए गए प्यार एवं स्नेह पर, सी में दिया हुआ है वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, और डी में दिया हुआ है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे से बातचीत करने के अवसर पर। जब बच्चा एक दूसरे से बातचीत करेगा तो उसका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ना तो वो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था, उसमें अल्फ्रेड बीने के नाम आया हुआ था। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक एवं मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होते हैं। वो सामाजिक एवं मित्रवत भी होते हैं और तनाव रहित भी होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति चिंता मुक्त होता है, सामाजिक होता है, मित्रवत होता है, तनाव रहित होता है, वाक्पटु होता है, व्यवहारिक होता है, अच्छे वक्ता होता है, नेतृत्व प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, समाज मितीय विधि के सुपरस्टार कौन होते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग द्वारा चुना जाए, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग द्वारा पसंद किया जाता हो, उसी को समाज मितीय विधि के सुपरस्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? ऑप्शन ए में है 1912, ऑप्शन बी में है 1848, ऑप्शन सी में है 1922, ऑप्शन डी में है 1910। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1910, क्योंकि जुग महोदय ने सर्वप्रथम आकलन के लिए वर्ष 1910 में शब्द संघ परीक्षण का निर्माण किया हुआ था। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें टोटल 100 शब्द शामिल किए गए थे। कितने शब्द शामिल किए गए थे? 100 शब्द शामिल किए गए हुए थे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, व्यक्ति में वह भिन्नता है जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंख एवं बाल का रंग, पैर आदि दूसरे से अलग होते हैं। ऑप्शन ए में है भावात्मक भेद, शारीरिक भेद, मानसिक भेद, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक भेद। ठीक है, शारीरिक भेद के कारण व्यक्ति का कद, वजन, त्वचा, आंख का रंग, बाल का रंग एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी में दिया हुआ है विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, सी में है परिवार का व्यवसाय, डी में है परिवार का खराब भावात्मक वातावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार का व्यवसाय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिवार का व्यवसाय, क्योंकि पिछड़ेपन का कारण
बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का खराब भावात्मक वातावरण, समान से कम शारीरिक विकास, परिवार का बड़ा आकार, माता पिता के बुरी आदत, माता पिता के अशिक्षा आदि इस सब के कारण हो सकते हैं। लेकिन परिवार का व्यवसाय पिछड़ेपन का कारण, शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिछड़ा बालक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिछड़ा बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों को रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिसे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए में है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी में है बार्लेट, ऑप्शन सी में है स्किनर, ऑप्शन डी में है लेविन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने ही कहा था कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे संबंध के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है। ठीक है, किसने कहा था? स्किनर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, आईपीसी का अर्थ है इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पब्लिक कोड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड को हम लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। यह भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध की परिभाषा एवं दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू किया गया था आईपीसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः कर सके, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है पूरी स्मरण शक्ति, बी में है रटने की स्मरण शक्ति, सी में है श्रेष्ठ स्मरण शक्ति और डी में है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। इस शक्ति के द्वारा व्यक्ति किसी चीज को जोड़े तोड़े के ठीक रूप में उसी तरह पुनः पेश कर देता है, उसे हम लोग श्रेष्ठ स्मरण शक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, अब्राहम मास्लो कौन थे? परियोजनावादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। किसने कहा था? अब्राहम मास्लो ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरक द्वारा संगठित ढंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है वाटसन, पावलोव, स्किनर, लेविन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेविन। ठीक है, लेविन हो जाएगा, क्योंकि लेविन और कोहलर गेस्टाल्टवादी का समर्थक थे। वो मनोवैज्ञानिक किसके थे? गेस्टाल्टवादी का मनोवैज्ञानिक थे। और वाटसन, पावलो और स्किनर किसके मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी के मनोवैज्ञानिक थे। इसमें थॉर्नडाइक महोदय भी आते हैं, वो भी व्यवहारवादी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है परिपक्वता, अधिगम, सहज ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहज ज्ञान। जब बच्चा जिंदगी की शुरुआत करता है तो अपने इंद्रियों से ज्ञान की प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है बच्चा? अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, निर्देश चिकित्सा, डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की हुई थी?
तो ऑप्शन में दिया है कार्ल रोजर, इलिस, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डायरेक्टिव थेरेपी को किसने विकसित किया हुआ था? तो विली और एंड्रयूड ने इसको विकसित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एल्डर, जूग, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने ही मनोविश्लेषणात्मक का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है मनुष्य की समान चाहत एवं इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के समान चाहत एवं इच्छाओं को अंधवर्दो कहा जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं और चाहतों के लिए नई परिस्थितियों में भी कार्य करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मस्लो के पदानुक्रम के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है सम्मान की जरूरत, शारीरिक जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, आत्मबोध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मबोध, क्योंकि मस्लो के पदानुक्रम के अंतिम चरण में आत्मबोध ही आता है या आत्मानुभूत आता है। इसके फर्स्ट चरण में जैविक मांग आता है, सेकंड चरण में सुरक्षा मांग आता है, थर्ड चरण में सामाजिक मांग आता है, फोर्थ चरण में सामान्य मांग आता है और फिफ्थ चरण में आत्मबोध या आत्मानुभूत मांग आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयास के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है एवं उसको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। ऑप्शन ए में है मार्गदर्शन, बी में है परामर्श, सी में है अभिप्रेरणा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन ही वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो किसी प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है अधिगम, बी में दिया हुआ है अभिप्रेरण, सी में दिया अभिवृत्ति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। ठीक है, व्यवहारिक क्षमताओं में वो सापेक्ष स्थिति परिवर्तन जो प्रतिबल अभ्यास को परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सिफ्लोकैडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसर कैसा होता है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सिफ्लोकैडल का मीनिंग होता है, अगर उसको हिंदी में कहा जाए तो मस्तकादोमुखी होता है। मस्तकादोमुखी का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। तो विकास का अग्रसर कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर सिफ्लोकैडल पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सिफ्लोकैडल क्या पूछ दिया। इसको मस्तकादोमुखी भी बोलते हैं। बच्चा का पहले सिर का विकास होता है, फिर हाथ का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर पैर का विकास होता है, इसीलिए सिर से पैर की ओर हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है गर्भधारण से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गर्भधारण से बालक के जन्म की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन में है किशोरावस्था, बी में है बचपन, सी में है प्रसव पूर्व काल और डी में है वयस्कता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व काल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व काल। सामान्यतः प्रसव पूर्व काल की अवधि 10 चंद्रमास होता है या 9 कैलेंडर मास होता है या 40 सप्ताह अथवा 280 दिन होते हैं, परंतु कभी कभी अवधि में अंतर भी हो जाता है। प्रसव पूर्व काल को 3 खंडों में बांटा गया है, डिम्ब अवस्था,
पिंड अवस्था और भ्रूण अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयास से होता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ठोस अवस्था, पूर्व प्रचलन अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बुद्धि का विकास करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या करते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके बाहरी दुनिया का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ज्ञानेंद्रिय अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों को अनुभव तथा उनके पेशीय कार्य करके जानने और समझने का भी प्रयास करते हैं। यह क्या होता है? यह जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है रोर्स इक्वल टेस्ट, जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित? ठीक है, ऑप्शन में दिया है एक्सेंस, बी में दिया है ऑलपोर्ट, सी में दिया है हर्मन रोस और डी में दिया हुआ है जीन पियाजे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्मन रोस। हर्मन रोस ने ही इस रॉस इक्वल टेस्ट का निर्माण किया हुआ था। इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? टोटल 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, हम हो गया आज का क्लास, बस यहीं तक। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।